यौगिक वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से रासायनिक क्रिया करके पानी H2O बनाते हैं। पानी के गुण सर्वथा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन H2 व ऑक्सीजन O2 का 2:1 का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन किसी भी रासायनिक प्रकार की अभिक्रिया करें। यौगिक समांग होते हैं तथा इन्हें भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। मिश्रण वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे चीनी व नमक का मिश्रण, वायु, नाइट्रोजन, O2 आदि का मिश्रण। इनके घटकों को भौतिक या यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण में अनेक पदार्थों के गुण होते हैं। मिश्रण का अपना कोई गुण नहीं होता है। यौगिक व मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, जबकि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों के और अनिश्चित अनुपात के मिलने से बनते हैं। दूसरा है यौगिकों के अवयवों के भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। तीसरा है यौगिकों के गुण संयोग किए गए तत्वों से भिन्न होते हैं और मिश्रण में है मिश्रण के गुण मिलाए गए पदार्थों के गुणों पर आधारित होते हैं। चौथा है यौगिकों का गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है, जबकि मिश्रण का गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होता है। पांचवा है इनका यौगिक रासायनिक सूत्र होता है, जबकि मिश्रण में इनका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। सोडियम, क्लोरीन, नमक। प्राकृतिक वस्तुएं, सजीव वस्तुएं। जो वस्तुएं हमें प्राकृतिक द्वारा निःशुल्क प्राप्त होती हैं तथा जिनमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात प्रकृति के द्वारा जैसे ही उत्पन्न होती है हम उसी रूप में उसका प्रयोग करते हैं, बहुत सी प्राकृतिक का उपयोग निःशुल्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे वायु पर हमारा जीवन निर्भर रहता है, जिसका उपयोग हम मुफ्त में करते हैं। इसका उपयोग श्वसन लेने में किया जाता है। मृदा या मिट्टी एक निःशुल्क प्राकृतिक संसाधन है, जिसका उपयोग हम मिट्टी के घर, बर्तन बनाने में करते हैं। मानव निर्मित वस्तुएं। कुछ वस्तुएं प्राकृतिक से स्वतः उत्पन्न होती हैं, वो कुछ को मनुष्य स्वयं बनाता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। मानव निर्मित वस्तुओं का एग्जाम्पल है प्लास्टिक। हमारे दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं अधिकांशतः प्लास्टिक से बनने लगी हैं। प्लास्टिक वह पदार्थ है जिन्हें हम सुगमता से ढांचे में ढालकर किसी भी वांछित आकृति में ढाला जा सकता है। रासायनिक रूप से प्लास्टिक उच्च अणुभार वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है थर्मोप्लास्टिक। वे प्लास्टिक पदार्थ दोबारा गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा किसी भी वांछित आकृति में बार बार ढाले जा सकते हैं। उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वे प्लास्टिक पदार्थ जो एक बार किसी भी आकृति में ढाल दिए जाए तो दोबारा गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बेकेलाइट। प्लास्टिक के अन्य एग्जाम्पल हैं। पहला है पॉलीथीन, दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तीसरा है टेफ्लॉन और चौथा है पॉलीप्रोपिलीन। कांच एक पारदर्शक पदार्थ है जो सामान्यतः सोडियम या पोटेशियम तथा बेस कैल्शियम, लेड तथा जिंक के सिलिकेटों से प्राप्त किया जाता है। साधारण कांच बनाने के लिए रेत के कपड़े धोने का सोडा और चूने का पत्थर उचित अनुपात में मिलाकर पीस लेते हैं, फिर उन्हें भट्टियों में डालते हैं। इस द्रव को 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने से उन्हें वांछित आकार प्रदान किया जाता है। साधारण कांच के निर्माण निम्न अभिक्रिया होती है। कांच के प्रकार। पहला है मृदु कांच। मृदु कांच का उपयोग हम कांच के बर्तन बनाने आदि में किया जाता है। दूसरा है कठोर कांच। कठोर कांच का उपयोग बीकर, परख नली, उच्च ताप रोधी उपकरण बनाने में किया जाता है। तीसरा है फ्लिंट कांच। इसका उपयोग प्रिज्म लेंस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन। वनस्पति तेल या वसा की अभिक्रिया कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश से करते हैं तो इन उच्च वसीय अम्लों से सोडियम तथा पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। इन्हीं लवणों को साबुन कहते हैं। वसा अथवा तेल प्लस क्षार, उच्च वसीय अम्लों के लवण, साबुन प्लस ग्लिसरीन। सजीव वस्तुएं वह वस्तुएं जिनमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। पहला है आकार एवं आकृति।
सभी सजीवों का आकार एवं आकृति निश्चित होती है, जैसे अशोक का वृक्ष शंक्वाकार तथा खजूर का वृक्ष मुकुटाकार होता है। दूसरा है कोशिकीय संरचना। सभी सजीवों का शरीर एक या अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तीसरा है जीव द्रव्य। सजीवों की कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसे हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा है। जीवन की सभी क्रियाएं इसी के कारण संपादित होती हैं। चौथा है प्रचलन तथा गति। सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में प्रचलन की आवश्यकता, भोजन, आवास तथा रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ती है। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाते, किंतु फूलों का खिलना, जड़ों का जमीन की ओर जाना उनकी गति को दर्शाता है। पौधे प्रचलन में स्थान परिवर्तन नहीं करते, जबकि जंतु प्रचलन में स्थान परिवर्तन करते हैं। पांचवा है श्वसन। श्वसन सजीवों का मुख्य लक्षण है। श्वसन क्रिया में जीव वायुमंडल की ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में उपस्थित ओजोन पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा सजीवों की कार्य करने में काम आती है। श्वसन का रासायनिक सूत्र इस प्रकार दिया गया है। छठवां है प्रजनन। यह सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है, जिसमें सभी जीवधारी अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। सातवां है उत्सर्जन। सजीवों के उपापचय के फलस्वरूप अनेक वर्ज्य पदार्थों का निर्माण होता है। ये वर्ज्य पदार्थ उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आठवां है वृद्धि। यह सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है, जिसमें कोई भी जीव सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वृद्धि करके एक विशालकाय हो जाता है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक रुक जाती है, जबकि पौधों में यह आजीवन चलती रहती है। नौवां है उत्तेजनशीलता। यह सजीवों का ऐसा लक्षण है जिसमें जीवधारी बाहरी उद्दीपनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव सजीव वस्तुओं से विपरीत लक्षण दर्शाते हैं, अर्थात निर्जीवों में पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, वृद्धि, उत्तेजनशीलता आदि लक्षण नहीं पाए जाते हैं। निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। पौधों और जंतुओं में समानता। पौधों और जंतुओं में निम्नलिखित विशेष समानताएं पाई जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है जंतु तथा पौधों दोनों में वृद्धि होती है और समय के साथ साथ दोनों बड़े होते हैं। दूसरा है जंतुओं तथा पौधों दोनों में श्वसन क्रिया होती है। तीसरा है जंतुओं तथा पौधों दोनों में पोषण की आवश्यकता होती है। चौथा है जंतु तथा पौधे दोनों में जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए जल की नितांत आवश्यकता होती है। पांचवा है जंतु तथा पौधों दोनों में जनन प्रक्रिया होती है। छठवां है जंतु व पौधों दोनों में रोग होता है। पौधों और जंतुओं में अंतर। पहला है जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु पर रुक जाती है, जबकि पौधों में यह जीवन पर्यंत होती है। दूसरा है पौधों तथा जंतुओं दोनों में संवेदनशीलता का बोध गुण होता है। जंतुओं में इसके लिए मुख्यतः 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। त्वचा, आँख, नाक, कान, जिह्वा पाए जाते हैं, जबकि पौधों में अभाव होता है। तीसरा है पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपितु अन्य पर आश्रित होते हैं, अतः परपोषी कहलाते हैं। चौथा है जंतुओं में स्थान परिवर्तन का गुण होता है, जबकि पौधे एक स्थान पर स्थिर रहकर गति करते हैं। पांचवा है पादप कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में सेल्यूलोज कोशिका का अभाव पाया जाता है। अनुकूलन एडॉप्शन। अनुकूलन जीवधारियों की क्षमता है जिसके द्वारा वे कालांतर में ऐसे रचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षणों का विकास कर लेते हैं जिनकी सहायता से वे अपने आवास पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं। वह प्रजनन करके अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। अनुकूलन एक जीव प्रजाति में परिवर्तन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह कई रूप ले सकता है, जैसे शारीरिक अनुकूलन, व्यवहार में अनुकूलन या आनुवंशिक अनुकूलन। जीवित जीव पौधे और जानवर विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं जो उन्हें अपने आवास में जीवित रहने व पनपने में सक्षम बनाते हैं। अनुकूलन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है मरुस्थलीय चूहे मैदानी चूहों की अपेक्षा मरुस्थल में अच्छे प्रकार से रह सकते हैं। दूसरा है मरुस्थल में ऊंट अन्य जानवरों की अपेक्षा अधिक सुगमता से रह सकते हैं। तीसरा है पक्षी आकाश में तथा मछलियां पानी में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। टाइप्स ऑफ एडॉप्शन। जीवधारियों में निम्नलिखित 2 प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती हैं। पहला है संरचनात्मक
पहला संरचनात्मक अनुकूलन, दूसरा है क्रियात्मक अनुकूलन। फर्स्ट है संरचनात्मक अनुकूलन। संरचनात्मक अनुकूलन वह अनुकूलन है जहाँ जीवधारी पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए अपने शरीर की रचना को बदलते रहते हैं। इसे संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। जैसे पक्षियों में उड़ने के लिए पंख विकसित होना। कई जानवर जैसे पक्षी और व्हेल मछली भोजन खोजने और कठोर मौसम की स्थिति में बचने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं और उन्हें बदलते परिवेश में जीवित रहने की अनुमति देता है। सेकंड है क्रियात्मक अनुकूलन। जब किसी जीवधारी की शारीरिक क्रिया में कोई ऐसी विशेषता आ गई हो या ऐसे परिवर्तन हो गए हैं जिनसे उसे अपने आवास या वातावरण में रहने व फैलने व कूदने में अधिक सहयोग मिले तो इसे क्रियात्मक अनुकूलन कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे मरुस्थलीय चूहों को कम पानी की आवश्यकता होना। पौधों के विभिन्न भागों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है मूल तंत्र, दूसरा है प्ररोह तंत्र। फर्स्ट है मूल तंत्र या जड़ तंत्र। पादप अग्र का अवरोही भाग जो नीचे मृदा की ओर उसके अंदर वृद्धि करता है मूल तंत्र या जड़ तंत्र कहलाता है। यह बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होने वाला भाग है जो प्रकाश की विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। यह भूमिगत होकर बहुत गहराई तक शाखित ब्रांच फैला रहता है और पौधे को मिट्टी में स्थिर रखने का कार्य करता है। यह पौधे के लिए मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण भी करता है। जड़ की परिभाषा। जड़ों को निम्नलिखित लक्षण के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। पहला है इनमें पर्व इंटरनोड एवं पर्व संधियों नोड में विभिन्नता नहीं होता है। इंटरनोड और नोड किसे कहते हैं? नोड उसे कहते हैं वह स्थान जहाँ से पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। इंटरनोड उसे कहते हैं दो नोड्स के बीच भाग को इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड तनों पर पाया जाता है। दूसरा है इनमें पत्तियां एवं कणिकाएं नहीं होती हैं। तीसरा है इनकी वृद्धि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गुरुत्व की ओर वृद्धि करती हैं। चौथा है इनकी वृद्धि धनात्मक जलानुवर्ती जल की ओर होती है। पांचवा है जड़ों की वृद्धि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती प्रकाश दिशा के विपरीत होती है। छठवां है इनमें पर्णहरित का अभाव होता है। सातवां है जड़ों का विकास मुख्यतः अंकुरण के समय बीज के मूलांकुर से होता है। मूल या जड़ तंत्र के प्रकार। जड़ तंत्र मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है मुसला जड़ तंत्र, दूसरा है अपस्थानिक या झकड़ा जड़। पहला है मुसला जड़ तंत्र। इस जड़ तंत्र का परिवर्धन मूलांकुर से होता है जिसकी वृद्धि द्वारा प्राथमिक जड़ें मुसला जड़ बनती हैं। यह मुसला जड़ तंत्र जड़ों का निरंतर वृद्धि करता है तथा इससे पार्श्वीय जड़ें निकलती हैं। मुसला जड़ तंत्र पौधों को भूमि में दृढ़ता से गहराई तक जमाए रखता है क्योंकि ये जमीन को अंदर तक भेदती या खोदती हुई वृद्धि करके बहुत गहराई तक पहुंच जाती हैं। यह पौधा एग्जाम्पल जैसे चने का पेड़, गुड़हल, नीम का जड़ तंत्र होता है। मुसला जड़ द्विबीजपत्री जड़ तंत्र होता है। अपस्थानिक या झकड़ा जड़ तंत्र। इस जड़ तंत्र में प्राथमिक जड़ छोटी तथा अल्प विकसित रह जाती हैं तथा महीन एवं पतली रेशेदार जड़ें तने के आधारी भाग से चारों तरफ बढ़कर जमीन पर फैल जाती हैं। इस प्रकार जड़ तंत्र झकड़ा या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। इसमें जड़ें छोटी, कम शाखित, सतही या क्षैतिज रूप से फैली होती हैं। यह जड़ें भूमि में अधिक गहराई में नहीं पहुंच पाने के कारण पौधे को जड़ता से दृढ़ता से पृथ्वी पर जमाए रखने में मुसला जड़ों की अपेक्षा कम सक्षम होती है। अपस्थानिक जड़ एक बीजपत्री वाला पौधा होता है। एग्जाम्पल जैसे मक्का, गेहूं, घास आदि का मुख्य जड़ तंत्र है। मूल या जड़ तंत्र के कार्य। पहला है स्थिरीकरण। जड़ें पौधे को मजबूती जमाए रखती हैं। दूसरा है अवशोषण। जड़ें मृदा से जल एवं लवण अवशोषित करके तने के शीर्ष भाग तक परिवहन करती हैं। तीसरा है विशिष्ट प्रकार्यन। जड़ें अपने आकारकीय रूपांतरण से अन्य विशिष्ट कार्य करने में जैसे खाद्य भंडारण, स्वनग्नीयकरण, वायुमंडलीय आर्द्रता का अवशोषण, गैसीय विनिमय तथा यांत्रिकरण कार्य जैसे प्लवन, दृढ़ स्थिरीकरण और आरोहण करने में सक्षम हो जाती हैं। सेकंड है प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र पादप का वायवीय भाग होता है जो ऊपर की ओर वृद्धि करता है अर्थात गुरुत्वाकर्षण की विपरीत प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। यह अधिकांशतः भूमि की सतह के ऊपर होता है तथा भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। प्ररोह तंत्र तना, स्तंभ, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल तथा बीज सम्मिलित होती हैं।
तना किसे कहते हैं? भूमि के ऊपर जड़ों से लगा हुआ भाग जो कि नीचे की ओर मोटा होता है तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है, तना कहलाता है। तने के कुछ विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, यह भ्रूण के प्रांकुड़ के दृढ़ीकरण से बनता है। दूसरा है, तना प्रकाश की ओर धनात्मक प्रकाशानुवर्ती तथा गुरुत्व के विपरीत ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करता है। तीसरा है, तना पर्वसंधियों नोड्स तथा पर्वो इंटरनोड्स में विभाजित होता है। चौथा है, पर्वसंधियों पर पत्तियां, शाखा, कलिकाएं पाई जाती हैं। पांचवा है, तने पर पुष्पीय कलिकाएं शीर्षस्थ अथवा कक्षस्थ बनती हैं जिनसे पुष्प बनते हैं।